टॉलरेंस पर करना होगा काम। घटनाएं होती रहती हैं, कह देना काफी नहीं। जम्मू में दिल दहला देने वाली घटना, एक घर से एक ही परिवार के 6 लोगों के शव मिले। पुलिस ने सामूहिक सुसाइड बताया। और टारगेट किलिंग से कश्मीरी पंडितों में गुस्सा। जम्मू समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी। सुरक्षा की मांग को लेकर कश्मीरी हिंदुओं का प्रदर्शन। कल शोपियां में आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित की हत्या की थी और उसके बाद से ही लगातार गुस्सा, नाराजगी कश्मीरी पंडितों में। जम्मू में आज कश्मीरी पंडित समुदाय की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार सरकार के खिलाफ, आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है कश्मीरी पंडित समुदाय की तरफ से किया जा रहा है। और लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शोपियां के अंदर टारगेटिंग किलिंग जो है एक बार फिर कश्मीरी पंडितों की देखने को मिली। और ऐसे में आज जम्मू में एक बार फिर कश्मीरी पंडित समुदाय की तरफ से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारत माता की जय के जय घोष लगाए जा रहे हैं। एक बार फिर टारगेटिंग किलिंग जो है शुरू हुई। आप लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या गुस्सा है आपके दिल में? ये सबसे बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का। एलजी जो है उसको आज ही रिजाइन करना चाहिए। कब तक इसके राज में हम लोग अपने भाइयों को मरते हुए देखेंगे? अगर इनमें दम है, हम जैसे किसी बंदे को आगे बढ़ाओ, हम बताते हैं सफाया कैसे करते हैं। यहाँ पे जब टारगेट किलिंग होती है, इनके पीछे ISI, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दुबई सब होते हैं, सब फंड्स देते हैं, सब हथियार देते हैं। इन्होंने हमें क्या दिया? खाली हमें वहाँ पे भेजते हैं और हमें मरने पे छोड़ देते हैं। सर, ये टारगेटिंग किलिंग आज से नहीं हो रही है, 47 से हो रही है। 47 से कश्मीरी पंडितों पे वहाँ अत्याचार हो रहा था। और ये सारा जो है ये खेल सारा गवर्नमेंट का है, ये हम बहुत पहले जान चुके हैं और आज भी जान रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को वहाँ बलि का बकरा, नाराजगी है सरकार से, बिल्कुल 100% नाराजगी है, खासकर बीजेपी से है। हमें कश्मीरी पंडितों को बलि का बकरा बना के वहाँ का 20-20, 25-25 हज़ार रुपये नौकरी का झांसा दे के वहाँ पे भेज रहे हैं और वहाँ पे किलिंग करवा रहे हैं। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे नाराजगी भी देख सकते हैं, सरकार के खिलाफ देखने को मिल रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और भारत माता की जय के जय घोष जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कई जगहों पर प्रदर्शन और ये नाराजगी सड़कों पर दिखी। लगातार इस तरह के मामले जिसको लेकर सुरक्षा की मांग और साथ ही जो पोस्टिंग है उसको सुरक्षित जगहों पर करने की भी मांग लगातार कश्मीरी पंडितों की तरफ से उठाई जा रही है। और आइए अब देखते हैं 25 बड़ी खबरें। अमेरिकी सांसदों के दौरे से ताइवान, चीन में बड़ी टेंशन। चीन की सेना ने ताइवान के आसपास फिर शुरू की वॉर ड्रिल। येलो सी में भी ताकत दिखा रहा है चीन। 2 दिन सैन्य ड्रिल करेगा। ड्रैगन ड्रिल वाले इलाकों में न जाने की चेतावनी। ताइवान सेना चीन को जवाब देने के लिए तैयार। ताइवानी सेना करेगी लाइव फायर आर्टिलरी ड्रिल। ताइवान को लेकर अमेरिका से जंग की तैयारी में चीन। ताइवान के पास स्टेल्थ सबमरीन को भेजा। साउथ चाइना सी में फिशिंग के नाम पर चीन की दादागिरी शुरू। गुआंगडोंग और फुजियान में सैकड़ों जहाज समुद्र में उतारे। ताइवान के मछुआरों पर लगाया बैन। अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे से भारी दबाव में चीन। नापत्तियों पर यूएस बार बार कर रहा दरकिनार। सवालों में चीन की सैन्य ताकत। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को मिला जबरदस्त समर्थन। सर्वे के मुताबिक ताइवान के करीब 53% लोगों ने नैन्सी की यात्रा का किया है स्वागत। जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने इंडो पैसिफिक रीजन में पहली बार उड़ान भरी। 6 फाइटर प्लेन ने जर्मन एयरबेस से टेक ऑफ किया और ताइवान के ऊपर से उड़ान भरते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। अक्टूबर में भारत अमेरिका की वॉर ड्रिल को देखते हुए एक्टिव हुआ चीन। झिंजियांग कमांड ने हाई ऑल्टीट्यूड पर मिसाइल का टेस्ट किया। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सेना का अभ्यास किया। चीन ताइवान के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 की टेस्टिंग की पूरी। 8000 किलोमीटर तक रेंज है मिनटमैन 3 की।
सीरिया में तुर्की की एयर स्ट्राइक, इदबिल में कुर्दिश लड़ाकों पर बरसाए बम, F-16 फाइटर जेट से मिलिट्री ऑपरेशन। जासूसी प्लेन को लेकर रूस ने ब्रिटेन को दी धमकी, कहा घुसपैठ का जो भी अंजाम होगा उसके लिए ब्रिटेन होगा जिम्मेदार। एयरफोर्स को जवाबी एक्शन का आदेश भी दिया। यूक्रेन जंग के बीच रूस अमेरिका के बीच टकराव का बढ़ा खतरा, यूएस में मौजूद रशियन एम्बेसी का बड़ा बयान, हाइब्रिड वॉर को आगे बढ़ा रहा है अमेरिका। यूक्रेन युद्ध में अब रूस ने नया वॉर प्लान तैयार किया है। नई स्ट्रेटेजी के तहत रूसी फौज अब ओडेसा पर जल्द कब्जा कर सकती है। यूक्रेनी सेना ने अमेरिकी रॉकेट सिस्टम हिमास से रूस के आर्म डिपो को उड़ा दिया। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन ने क्रीमिया में रूसी एयरबेस को निशाना बनाया था। ज़पोरिज़िया में रूस यूक्रेन आर्मी के बीच जबरदस्त जंग, रूसी अधिकारी का बड़ा आरोप, का होवित्ज़र तोपों से न्यूक्लियर प्लांट पर गोलाबारी कर रहा है यूक्रेन। नाटो को लेकर पुतिन की सबसे बड़ी चेतावनी, कहा पश्चिमी देश एक और नाटो बनाना चाहते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन का करेंगे दौरा, लवीव में जेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। यूएन के पूर्व महासचिव बान की मून और कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति मैनुअल सैंटोस से मिले जेलेंस्की। मैनुअल सैंटोस बोले, ये जंग सिर्फ यूक्रेन की नहीं बल्कि वो हर देश की है जो अपनी संप्रभुता बचाए रखना चाहता है। फॉरेन फंडिंग करप्शन केस में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और संसद के पूर्व स्पीकर असद कैसर पर लटकी है गिरफ्तारी की तलवार। पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तलाश शुरू हो गई है। पीएमएलएन नेता के मुताबिक पीएम शहबाज शरीफ सितंबर तक इस पर फैसला ले सकते हैं। रूस के 2 दिन के दौरे पर एनएसए अजीत डोभाल, वैश्विक मुद्दों और द्विपक्षीय संबंधों पर होगी बातचीत। ज़पोरिज़िया के वेस्ट वर्जीनिया में बाढ़ से भीषण तबाही, घर और सड़कें पानी में डूबे, कई जगह उखड़े पेड़, कई घर भी टूट गए। अफगानिस्तान में भी बाढ़ से हाहाकार मचा है, कई इलाकों में कच्चे मकान टूटकर पानी में बह गए, तो वहीं ईस्टर्न अफगानिस्तान में 29 लोगों की मौत हो गई। और स्पेन के जंगल में लगी भीषण आग, 10,000 हेक्टेयर एरिया अब तक जलकर खाक, फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। जी हां, ताइवान से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर, क्योंकि TV9 भारतवर्ष की जाबाज टीम पहुंच चुकी है ताइवान। हमारे सहयोगी मनीष झा वहां पहुंच चुके हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान युद्ध की एक एक अपडेट आपने TV9 पर देखी और फिर रूस यूक्रेन जंग की हर हलचल से हमने आपको वाकिफ कराया। अब चीन और ताइवान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और हर एक डिटेल सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं मिलेगी। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। अंजलि मेरे साथ हैं, रवि मिश्रा मेरे साथ हैं और विवेक भी मेरे साथ जुड़ेंगे। बड़ी खबर से कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। ताइवान से तनाव के बीच चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आया है। पीएलए की ईस्टर्न कमांड ने वॉर ड्रिल का वीडियो जारी किया है। समंदर और आकाश में चीनी सेना कर रही है वॉर ड्रिल और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो समंदर और आकाश में चीनी सेना किस तरह से वॉर ड्रिल कर रही है, कैसे बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी की जा रही है, देखिए।
बड़ी खबर आपको बता दें, चीन की ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को खुली धमकी। वॉशिंगटन में चीन के राजदूत की यूएस को धमकी। ताइवान में दखल के नतीजे अच्छे नहीं होंगे, ये चीन ने कहा है। एटमी सुरक्षा का मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। चीन की ओर से लगातार अमेरिका को चेतावनी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ताइवान मामले में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। एटमी सुरक्षा का मुद्दा भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और आइए देखते हैं कि चीन के राजदूत ने किन लफ्जों में, किन अल्फाजों में अमेरिका को दी है बड़ी वार्निंग। चीन की अमेरिका को दो टूक। वॉशिंगटन में जो चीनी राजदूत का बयान सामने आया है उसे एनालाइज करने की जरूरत है। बाइडेन न्यूक्लियर सिक्योरिटी पर वार्ता की बात करते हैं, लेकिन अमेरिकी एक्शन में इसके लिए कोई कमिटमेंट नजर नहीं आता। ऐसे माहौल में एटमी सुरक्षा जैसे मुद्दे पर बातचीत संभव नहीं है। उल्टे इस तरह के अमेरिकी रुख से तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, इसके पूरे आसार नजर आते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कॉमोडोर एसपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जेके त्रिपाठी फॉर्मर डिप्लोमेट वो हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी जी, इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं, क्या कह रहा है जो बाइडेन का रुख इस पूरे विवाद को लेकर? समीर, ये पार्ट ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस है। वो इसको एक और ऊंचे पद पे ले जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस तरह का वातावरण रहा, टेंशन रही और अमेरिका का रुख जिस प्रकार से उन्होंने दिखाया है वो रहा, तो जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर सेफ्टी की बात है, वो बातचीत जो चल रही है वो पीछे चली जाएगी। ये मतलब एक तरह से बता रहे हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं और हम भी कुछ एक्शन ले सकते हैं। उसके एवज में आपने कल सुना है कि एक ICBM मिनटमैन 3 अमेरिका ने फायर की, क्योंकि अमेरिका न्यूक्लियर पावर की जब बात आती है तो चाइना वर्सेस अमेरिका, चाइना कहीं नहीं टिकता, अमेरिका बहुत आगे है। उसके अलावा नेवल पावर में भी अगर आप देखें तो अमेरिका वो एक बहुत बड़ी ताकत है और चाइना उसमें अभी उस दर्जे में कहीं भी नहीं पहुंचती। तो ये सब चीज़ें हैं। एक कमज़ोर देश के देश में वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। चाइना इस वक्त घिरा हुआ है, अपने जाल में घिरा हुआ है, क्योंकि ये सब जो हरकतें हैं वो खुद उसने अपने आप की हैं। उसका कोई मतलब नहीं था कि जब नैन्सी पेलोसी वहां पर आए तो इतनी तगड़ी धमकी देना। ठीक है त्रिपाठी सर, लेकिन शक्तिशाली देश को एक बहुत आगे का सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि इस पूरी सिचुएशन में ये जो एस्केलेशन हो रहा है, ये जो हम लगातार इस तरह के वीडियोस देख रहे हैं, वॉर ड्रिल्स हो रही हैं, मिसाइल टेस्ट फायर हो रहे हैं, ये एस्केलेशन कम होने का रास्ता क्या होगा? क्या वॉर में गए बिना ये स्थितियां फिर से रिसीड करेंगी, अपने नॉर्मल सिचुएशन में आएंगी? क्या आपको लग रहा है? मुझसे पूछ रहे हैं त्रिपाठी सर। हाँ, देखिए ऐसा है, मेरे ख्याल से ये एस्केलेशन अभी धीरे धीरे करके 2 महीने तक बढ़ेगा। उसके बाद जब 20 अक्टूबर के आसपास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का सेंटेनरी सेलिब्रेशन ख़त्म होगा, जिसमें शी जिनपिंग का भविष्य एक बार डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद ये अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होगा। ये सिर्फ इसके टेम्पो इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं ताकि शी जिनपिंग को अपने यहाँ जो है वो अपने अगले टेन्योर के लिए कुर्सी उनको मिल जाए, और इसी के चलते ये सारा कुछ हो रहा है ताकि उनकी डोमेस्टिक मोह है कुर्सी का। सर, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। त्रिपाठी सर, आप सही कह रहे हैं कि ये मोह भी है कुर्सी का, उनके जिनपिंग के सत्ता में बने रहने का। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, वो दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। सहारनपुर से पकड़े गए आतंकी नदीम को लेकर आ रही है ये बड़ी खबर। सहारनपुर से पकड़े गए जैश आतंकी से एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मोहम्मद नदीम के मोबाइल और लैपटॉप से ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मोबाइल और लैपटॉप से फिदायीन अटैक का पूरा ऑनलाइन कोर्स मिला है। ऑनलाइन कोर्स में विस्फोटक बनाने का तरीका भी लिखा गया है। RDX और डायनामाइट बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले रहा था नदीम। लोन वुल्फ अटैक की ट्रेनिंग से जुड़े कुछ पन्ने भी मिले हैं। उदयपुर की तर्ज पर किसी आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहता था नदीम। ये बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान से जैश के हैंडलर ने ये ऑनलाइन कोर्स भेजा था, पुलिस जांच कर रही थी, मोबाइल और लैपटॉप मिला और उसके बाद हुए ये बड़े बड़े खुलासे।
तो देखिए, नदीम के मोबाइल और लैपटॉप की जब जांच की गई है तो लैपटॉप से किस तरह का सनसनीखेज खुलासा हुआ है, इसके पक्के सबूत इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। सहारनपुर से पकड़े गए जैश आतंकी से जब पूछताछ की गई और उसके पास मौजूद तमाम दस्तावेज, उसके लैपटॉप, उसके मोबाइल को खंगाला गया तो यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लोन वुल्फ अटैक का यहां पर जिक्र बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह से बाकायदा आप कह सकते हैं आतंक का क्रैश कोर्स चलाने की पूरी तैयारी थी, लोगों को भड़काने की पूरी तैयारी थी, इसका खुलासा हुआ है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, और क्या कुछ पता चल पाया है? जो जानकारियां सामने आई हैं वो तो चौंकाने वाली हैं। बिल्कुल, जो सहारनपुर का कुन्ना गांव है वहां से मोहम्मद नदीम की गिरफ्तारी की थी। मोहम्मद नदीम के ऊपर आरोप था कि वो बाकायदा जैश और तहरीक तालिबान के लिए काम कर रहा है, जो कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन है, और उनके इशारे पर बाकायदा आतंकी फौज यहाँ पर खड़ी कर रहा है। इसके अलावा एक हैरान कर देने वाली बात भी सामने आई थी कि उसके मोबाइल के अंदर कुछ ऐसे वीडियोस मिले और इसके अलावा एक ऐसा लिटरेचर मिला है जो कि बाकायदा ऑनलाइन कोर्स कराता है टीवी9 अटैक को लेकर। तो उस लिटरेचर की तस्वीरें इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। ये वो तमाम ऑनलाइन कोर्स है जिसके जरिए मोहम्मद नदीम ना खुद ट्रेंड हुआ, बल्कि उसने इसके अलावा 30 और लोगों को ट्रेन किया था, जिनकी जानकारी लगाने में इस टाइम केटीएस जुटी हुई है। खास बात यह कि जो ये ऑनलाइन कोर्स है, दरअसल ये पाकिस्तान की तरफ से जो सैफुल्लाह है उसकी तरफ से भेजा गया था, जो कि तहरीक तालिबान का एक कमांडर है। उसने बाकायदा ये ऑनलाइन कोर्स नदीम को भेजा तो नदीम को इस बात की हिदायत दी थी कि उसने 100 से ज्यादा फिदायीन हिंदुस्तान के अंदर खड़ा करना है, और इसके अलावा टारगेट पर उसके होंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। जी जितेंद्र, क्या अभी तक इस बारे में कोई जानकारी मिली है कि जो टारगेट था एक नेटवर्क बनाने का, उसमें कहां तक कामयाबी मिली थी? यानी कि कितने लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जा चुकी थी, या उन्हें तैयार किया जा चुका था, या फिर इस नेटवर्क के जरिए जोड़ा गया था? बिल्कुल, देखिए अपने हैंडलर के कहे मुताबिक जो नदीम है उसने बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो पता चला है कि तकरीबन 30 से ज्यादा मेंबर्स थे, यानी कि ये साफ हो चुका है कि 30 के करीब जो मेंबर थे वो नए बना चुका था। ये तमाम लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जिनकी तफ्तीश फिलहाल जो यूपी एटीएस है वो कर रही है तमाम जांच एजेंसियों के साथ मिलकर। लेकिन क्या इनका ब्रेन वॉश कर पाया था या नहीं कर पाया था, ये इनके पकड़े जाने के बाद ही पता चल पाएगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। तो अपने आप में बड़ा खुलासा, बड़ी साजिश का, और वापस उस विषय पर जिसको लेकर पूरी दुनिया में चिंता बनी हुई है। जी हां, चीन और ताइवान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन तनाव एक अलग ही स्तर पे पहुंच रहा है। इस बीच टीवी9 भारतवर्ष भी उस जोन में, उस जगह पे मौजूद है जहां से तनाव की सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जी हां, ग्राउंड जीरो से हम आपको वो रिपोर्ट दिखाएंगे, बड़ी रिपोर्ट। अमेरिका के खिलाफ चीन बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेगा और साउथ चाइना सी में चीन की लॉन्ग रेंज एंटी मिसाइल ड्रिल मिसाइल इंटरसेप्टिंग का अभ्यास करेगी चीनी नौसेना। समुद्री तट के किनारे वाले टारगेट को ध्वस्त करने का अभ्यास किया जाएगा। सदर्न थिएटर कमांड ने साउथ चाइना सी में फ्लीट भेजी है। और चीन ताइवान तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा एक्शन सामने आया है। अमेरिका ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन की टेस्टिंग की है। तनाव के बीच लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल मिनटमैन का सफल परीक्षण कर लिया गया। 8000 किलोमीटर के करीब है इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन की रेंज। और देखिए, मिनटमैन 3 से बीजिंग में कैसे मची है खलबली, ये समझिए। मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया है। कैलिफोर्निया के वंडेबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इस मिसाइल को किया गया है लॉन्च। टेस्टिंग के दौरान आसमान में तेज रोशनी दूर तक दिखाई दी है। चीन से तनाव के चलते अमेरिका ने 2 बार टेस्ट लॉन्च करके स्थगित किया। अब अमेरिका ने इस मिसाइल का टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया है और यह अपने आप में बड़ी खबर है। अमेरिका की न्यूक्लियर ताकत सुरक्षित और असरदार है। इस सफल टेस्ट के बाद यूएस एयरफोर्स की तरफ से यह दावा भी क्या किया गया है और मिनटमैन 3 की खासियत क्या है,
ये आपको अंजलि बताएंगे। बिल्कुल, मिनटमैन 3 की बात हो रही है। आखिर किन मायनों में ये खास है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ICBM परमाणु सक्षम मिसाइल है ये, और कहीं भी टारगेट भेदने में ये कैपेबल है, सक्षम है। मिनटमैन 3 की रेंज 8000 किलोमीटर की है। 24000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी है। एयर डिफेंस के जरिए इसे रोकना भी असंभव है, मुश्किल है। इसे अंडरग्राउंड साइलो में रखा जाता है। तो मिनटमैन 3 की ये खासियत है, और ये है अमेरिका के पास। त्रिपाठी सर, क्या ये सब कुछ अमेरिका चीन को डराने धमकाने के लिए भी कर रहा है, या फिर जरूरत पड़ने पर ये चीन के खिलाफ ताइवान के पक्ष में इस्तेमाल भी किया जा सकता है? यही वजह है कि चीन सोच समझकर ताइवान पर हमले की कोई प्लानिंग करेगा, चेष्टा करेगा। जी बिल्कुल अंजलि, आपका कहना सही है कि अमेरिका इसलिए इसकी टेस्टिंग कर रहा है। ये टाइम एक तो ये दिखा के कि देखिए हम इतने कैपेबल हैं कि हम वहाँ से बैठे बैठे चीन में हमला कर सकते हैं, और ये भी दिखाना चाहता है कि जंग की हालत में अमेरिका ताइवान की मदद करेगा। आप अगर, मेरे ख्याल से डिफेंस एक्सपर्ट ज़्यादा अच्छी तरह समझा पाएंगे, लेकिन आप अगर देखें तो ये लड़ाई अगर अमेरिका और चीन के बीच में होगी तो ये स्थल सेना की, आर्मी की नहीं होगी, ये नेवी या एयरफोर्स की होगी। नेवी में जहाँ तक ये आप कह सकते हैं कि चीन थोड़ा सा अमेरिका के करीब है, लेकिन एयरफोर्स में चीन अभी भी बहुत पीछे है। और न्यूक्लियर वारहेड के मामले में चीन काफी पीछे है। आपने जैसे देखा कि सही बात आप कह रहे हैं। और एसपी सिंह साहब, इस पर एक छोटा सा रिएक्शन आपका चाहेंगे, क्योंकि अगर बात समंदर में ताकत की हो या फिर हवाई ताकत की बात हो, एक नॉर्मल सी बात यह कही जाती है कि ऑफेंसिव हथियारों की एक तरह से कमी है चीन के पास, और उसमें अमेरिका का दबदबा है। अमेरिका उस लिहाज से बहुत ताकतवर है। कैसे एनालाइज करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर, जैसे अभी एम्बेसडर त्रिपाठी ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि ये जो अगर युद्ध होगा अमेरिका और चीन के बीच में, तो ये नेवल और एयर वॉरफेयर होगा। इसमें दोनों में ही चीन की शक्ति अमेरिका के मुकाबले बहुत कम है। मैं आपको सिर्फ एयर वॉर का ही बता देता हूँ। अगर एयर वॉर भी होती है सिंपल, तो जो वहाँ पे जो एयर वॉर होगी उसके लिए आपको आइलैंड एरियाज चाहिए, या आपको जो है नेवल आपको फ्लीट चाहिए, जिसमें आप जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अब अमेरिका के पास इस समय 7 एयरक्राफ्ट कैरियर जो उस एरिया में घूम रहे हैं, जबकि चाइना के पास उस समय सिर्फ एक है जो समुद्र में है, और एक अभी डॉक में है, तीसरा भी बिल्ट हो रहा है। तो इसके आप कंपैरिजन लिए 7:1 की रेशो में, और हर एयरक्राफ्ट कैरियर जो है कम से कम 150 से 200 फाइटर जहाज लेके जा सकता है। हेलीकॉप्टर और दूसरे जहाज अलग हैं। तो अगर आप इसी में कंपेयर करें तो इस पूरे एरिया में अगर अमेरिका उस समय 1400 से 1500 अगर फाइटर जहाज उड़ा सकता है एक गिवन टाइम में, तो चाइना उसके मुकाबले इस कैरियर से सिर्फ 150 या 200 उड़ा सकता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, एयर डिफेंस कैपेबिलिटी जो है इस समय अमेरिका की बहुत अच्छी है, उसको कंपेयर नहीं करते। जो आपने अभी ICBM का बताया है, ये ICBM जो मिनटमैन है, इसके 3 वर्जन है। इसके तीनों वर्जन है, एयर लॉन्च, सी लॉन्च एंड लैंड लॉन्च। ओके, जो इस समय चाइना के पास इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। चाइना की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मिसाइल्स हैं वो मैक्सिमम लैंड क्रूज मिसाइल, लैंड लॉन्च मिसाइल्स हैं। जितनी उनकी मिसाइल हैं DF सीरीज की, डेमोंग सीरीज की, वो सभी लैंड लॉन्च हैं। वो लैंड सर्फेस टू एयर, सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल्स हैं। जबकि अमेरिका के पास तीनों जो उसके ट्रायड में होते हैं, नेवल ट्रायड, एयर ट्रायड और लैंड ट्रायड, तीनों हैं। तीनों ही हैं। और मिनटमैन की जो आपने क्षमता बताई है, अगर एयर लॉन्च किया जाता है 8000 किलोमीटर इसकी अपनी रेंज है। अगर हम एयरक्राफ्ट के द्वारा लेके जाएं तो इसकी रेंज एयरक्राफ्ट की रेंज के बराबर और जुड़ जाएगी। तो इसको 9 से 10 लाख किलोमीटर मान लीजिए। बिल्कुल। तो इतनी एक बड़ी खबर आप जानकारी, कंपैरिजन नहीं है। चाइना इसके कंपैरिजन में कहीं भी नहीं टिकता। जी सर, इस बीच एक बौखलाया है चीन। ये बड़ी खबर, हाई अल्टीट्यूड पर किया एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट। 14,760 फीट पर एयर डिफेंस सिस्टम HQ-17A का टेस्ट किया है बौखलाकर ड्रैगन ने। हाई अल्टीट्यूड पर ये ड्रैगन की लाइव फायर ड्रिल, उसकी तस्वीरें अक्टूबर में होगी भारत US की सैन्य ड्रिल, और उसी से बौखलाकर चीन ने हाई अल्टीट्यूड पर ये लाइव फायर ड्रिल किए। तो देखिए 14,760 फीट की ऊंचाई पर किया गया है यह मिसाइल टेस्ट। झिंजियांग कमांड ने हाई ऑल्टीट्यूड पर इस मिसाइल का परीक्षण किया है। 14,760 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर यह लाइव फायर ड्रिल की गई। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से चीनी सेना ने अभ्यास किया है। अक्टूबर में भारत अमेरिका की वॉर ड्रिल को देखते हुए चीन जबरदस्त तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है।
चीन बॉर्डर के पास अमेरिका के साथ भारत की ड्रिल से दरअसल ड्रैगन मुल्क बौखलाया हुआ है। भारत से लगी सीमा पर चीन ने HQ-17A एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। चीन का HQ-17A एयर डिफेंस सिस्टम सटीक जानकारी देने में माहिर माना जाता है। HQ-17A विमान मिसाइल और क्रूज मिसाइल का पता लगाने में भी पूरी तरह से सक्षम है। चतुर्वेदी जी, इस कदम को कैसे आप देखते हैं और भारत अमेरिका की जो जॉइंट ड्रिल है उसका जवाब देता हुआ चाइना नजर आ रहा है, यानी हर तरीके से हम देख रहे हैं तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो क्वाड मुल्क हैं वो एक तरफ और ड्रैगन मुल्क अपनी चालबाजियों के साथ एक तरफ। समीर, ये जो प्रशिक्षण किया है उन्होंने, ये मिसाइल फायर करके बेसिकली अपने ट्रुप्स का मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि अक्टूबर में जब भारत और अमेरिका वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में जॉइंट ट्रेनिंग करेंगे तो उससे उन सब का मनोबल थोड़ा डाउन होता है, उसको कि हम भी तैयार हैं, हमारे पास भी ये सब है, इसलिए उन्होंने किया है। लेकिन एक चीज़, मैं इसका संदर्भ अगर देखें तो तैवान से इसका नहीं है, ये केवल भारत और USA की जो जॉइंट ट्रेनिंग हो रही है उसके संदर्भ में उन्होंने एक मैसेज, संदेश भेजने की कोशिश की है कि हम भी तैयार हैं। लेकिन जो तैवान में हो रहा है वो थोड़ा सीरियस है और उसकी तरफ, क्योंकि इस तरह का जब माहौल तनाव का होता है कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, ग्राउंड ट्रूप से भी हो जाती हैं, जो एयरक्राफ्ट में हैं, जो नेवल शिप्स में हैं कभी कभी, और जब एक देश के ऊपर से आप मिसाइल फायर करते हैं तो कभी कभी डाटा गलत फीड हो जाता है। अगर एक भी गलती से भी मिसाइल कहीं पे गिर गई तो ये बहुत भयावह होगा। बिल्कुल, और देखिए इसके नतीजे भी बहुत वैसे। सर देखिए, अमेरिकी रिसर्चर्स क्या कह रहे हैं। अमेरिकी रिसर्चर्स ने पेश की है एटमी जंग की एक भयानक तस्वीर और दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं बचेगा इसके असर से, कोई भी मुल्क इससे अछूता नहीं रहेगा। भुखमरी से लेकर इंसानी वजूद मिटने तक का खतरा होगा, ये रिसर्चर्स का मानना है और दुनिया भर में तबाही की बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर एटमी हमला होता है, एटॉमिक वॉर की सिचुएशन होती है तो दुनिया का कोई भी देश बचेगा नहीं। और अब देखिए, कुछ जरूरी जानकारी आपको दे रहे हैं कि अगर एटमी जंग हुई तो फिर आगे क्या होगा, कितना बड़ा नुकसान होने की आशंका। मामूली एटमी वॉर भी भयावह हालात पैदा करेगा और धमाके की तुलना में इसका असर कई गुना ज्यादा विकराल होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही पूरी दुनिया में अकाल की स्थिति भी पैदा हो सकती है अगर एटमी जंग हुई तो। दुनिया भर के खाद्यान्न भंडार खाली हो जाएंगे, जलते शहरों से राख का गुबार उठ रहा होगा। राख का गुबार सूरज की किरणों को रोक देगा और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सूरज की रोशनी नहीं मिलने से धरती भी ठंडी होने लगेगी। आप समझिए, अगर एटमी जंग की शुरुआत होती है तो फिर पूरी दुनिया में ये त्राहिमाम देखने को मिलेगा। पृथ्वी की सतह का तापमान 1 से 16 डिग्री तक कम हो जाएगा। 5 अरब लोग मौत की कगार पर पहुंच जाएंगे। दुनिया के ज्यादातर लोगों के सामने भुखमरी का भी संकट पैदा हो जाएगा। पृथ्वी पर दशकों तक ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। तो विवेक, बहुत बड़ा सवाल है कि अगर किसी भी देश की तरफ से एटमी जंग की शुरुआत हुई तो उसका नुकसान सिर्फ 2 देशों के बीच ही नहीं देखने को मिलेगा बल्कि पूरी दुनिया में एक विकराल स्थिति पैदा हो जाएगी। बड़ा व्यापक होगा अंजलि, और जैसा कि आपने बताया कि ये प्रभाव होंगे। लेकिन चतुर्वेदी सर, सोचने समझने पूछने की बात यह है कि अभी 6 और 9 अगस्त बीता है, पूरी दुनिया ने दुख जताया कि जो कुछ भी हिरोशिमा नागासाकी में हुआ वो दोहराया नहीं जाना चाहिए। लेकिन दुनिया के 2 देशों में जो आजकल तनाव उत्पन्न होता है तो उसमें हर बार कहीं ना कहीं एटमी जंग का खतरा बना होता है, कोई ना कोई धमकी दे ही देता है। विवेक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और अंजलि ने उसके पहले भी बिल्कुल सही बात हमको बताई, जानकारी दी। जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मेरा जो पूरा विश्वास है ये वेपन्स ऑफ नो यूज़ हैं। नो यूज़ का मतलब है ये कभी यूज़ नहीं किए जाएंगे, और यही दिखाने के लिए ये जो एनालिसिस सामने दिखाई गई है ये इतने विवश हो सकते हैं। इसको दोनों के जो लीडर्स हैं, जो बाइडेन के और शी जिनपिंग को समझाने के लिए कि ये परिणाम होंगे और इसलिए आप लोग इस तरह की बातें ना करें। लेकिन न्यूक्लियर डेटरेंस इज पार्ट ऑफ द
वॉरफेयर एंड वो कंटिन्यू रहेगा। एक दूसरे को डराने धमकाने की बातें नहीं, लेकिन सिंह साहब बार बार क्यों एटमी हमले की चेतावनी धमकी दी जाती है? अगर चतुर्वेदी सर जैसा कह रहे हैं कि ये किसी यूज का है नहीं, कोई भी देश जो है वो ऐसा करेगा नहीं कि एटमी जंग छेड़े, तो फिर बार बार इसे क्यों एक वेपन की तरह, एक धमकी की तरह यूज किया जा रहा है? देखिए, ये जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसमें कोर्सिव जो डिटरेंस काम करता है वो न्यूक्लियर ही अभी डिटरेंस है। जैसे चतुर्वेदी सर ने बताया कि ये बहुत बड़ा डिटरेंस है। इससे थोड़ा जो जैसे कोई भी देश अपनी मिलिट्री पावर को, कन्वेंशनल मिलिट्री पावर को यूज करके किसी देश के ऊपर प्रभाव डालना चाहता है या बल पूर्वक कुछ करना चाहता है, उसको रोकने के लिए, उसकी क्षमता को रोकने के लिए न्यूक्लियर बहुत बड़ा डिटरेंस का काम करता है कि यदि आपने इससे आगे कदम बढ़ाया तो हम न्यूक्लियर यूज करेंगे। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा डर है, भय है, हर लीडर के मन में है कि उनको पता है कि इसके परिणाम क्या होंगे। जो बात सिंह सर कर रहे हैं, न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर जो पावर्स हैं उनके बीच जो एक पावर इम्बैलेंस है उसको भी तो ये बढ़ाता है। हम रूस यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं, लगातार रूस को कोई भी इसलिए नहीं रोक रहा क्योंकि वो एक न्यूक्लियर पावर है, वो थ्रेट करता है, और यूक्रेन बेबस है, उसको भी पता है कि मेरे पास ये वेपन्स नहीं है, मैं सरेंडर कर चुका हूं। देखिए, मैं सिंह साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि जब नागासाकी हिरोशिमा में जब 1945 में न्यूक्लियर बम डाला गया था, उसकी पावर 15 किलो टन की थी, और उससे आप देखिए 40 साल तक कितनी परेशानियां हुई। अब 12 मेगा टन यानी 12,000 किलो टन तक के बम बन चुके हैं, और 6,000 से ऊपर जो हैं वो कहते हैं रूस के पास है, 5,000 से ऊपर अमेरिका के पास है, और 3,000 के करीब चाइना के पास है जी, और ये बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी दुनिया को तबाह करने के लिए, आधी दुनिया को तबाह करने के लिए सिर्फ 2 या 3 एटम बम आजकल के पर्याप्त होंगे। और जैसा कि अंजलि ने अभी बताया है इसमें ग्राफिक्स के हिसाब से कि कितने भयावह परिणाम होंगे। बिल्कुल। तो दुनिया के सारे देश जानते हैं कि 12,000 टन के अगर एक के बाद एक आपने 2 बम फेंके या दूसरे ने 2 बम फेंके, तो उसके बाद बम फेंकने की जरूरत नहीं बचेगी, क्योंकि कोई बचेगा नहीं। तो सब जानते हैं कि ये सेल्फ डिस्ट्रॉइंग भी है। ये सिर्फ अपने दुश्मन को ही नहीं मारेगा, आसपास के दोस्तों को और शायद हमको भी मार देगा। इसीलिए ये सब देश इसका एक खौफ पैदा करने की, डिटरेंट इफेक्ट पैदा। बिल्कुल 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 सही बात आपने कही त्रिपाठी जी। और इस बीच देखिए, चीन ताइवान तनाव के बीच मॉस्को से एक बड़ी खबर आ रही है। पुतिन और तानाशाह किम जोंग उन मिलाने जा रहे हैं हाथ। दोस्ती के लिए पुतिन ने किम जोंग को चिट्ठी लिखी है। दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करेंगे, ये पुतिन का बयान। हमारे घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के हित में होंगे, ये कहते नजर आ रहे हैं पुतिन। तो किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की ये जुगलबंदी आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाएगी? रवि, ये बड़ा सवाल जहन में आता है। बिल्कुल, पुतिन और किम साथ हाई होगा टेंशन, क्योंकि दुनिया के लिए यह चिंता का विषय है। किम को लेकर कई सारे सवाल पहले से ही रहे हैं दुनिया के सामने। तो पुतिन किम साथ हाई होगा टेंशन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग में दोस्ती बढ़ी है। हालात जो बने हैं दुनिया के, उसके बीच ये नजदीकियां बढ़ी हैं। दोनों नेताओं ने पत्र लिखकर द्विपक्षीय संबंध को बढ़ाने का वादा किया, यानी इस दोस्ती को, इस साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने का वादा किया। पुतिन ने पत्र में क्या लिखा है? लिखा है द्विपक्षीय संबंध दोनों देशों के हित में होंगे, यानी दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं वो इससे सर्व होंगे। किम ने कहा शत्रुतापूर्ण ताकतों को हराने के लिए साझा प्रयास जरूरी है, और कौन शत्रु है इनके लिए यह भी दुनिया से छिपी हुई बात नहीं है। पुतिन ने कहा कोरियाई प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर एशियाई क्षेत्र में मजबूती आएगी, यानी ये अलायंस जो है वो अपने आप में और ज्यादा मजबूत होगा इस पूरे क्षेत्र में। एक्सपर्ट्स की माने तो दोनों को लगता है कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे की आवश्यकता, और इसीलिए ये कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि उत्तर कोरिया यूक्रेन में 1 लाख सैनिक भेजेगा रूस की मदद के लिए इस पूरे मामले में। तो ये सारे संकेत अपने आप में दिखा रहे हैं कि एक नया कॉम्बिनेशन, एक नया पावर सेंटर भी तैयार हो रहा है इस जोन में। और क्यों साथ आए हैं पुतिन और किम, जरा इसको भी समझिए कि इसके पीछे की वजह क्या है। पहली वजह, फर्स्ट रीजन, पुतिन और किम जोंग का दुश्मन नंबर 1 है अमेरिका, जिसकी हम बात भी कर रहे थे। अमेरिका
टारगेट पे नंबर 1 है। दूसरी वजह, यूक्रेन को अमेरिकी मदद से गुस्से में पुतिन है, इसलिए वो अपने नए नए साझेदार और जो पुरानी दोस्ती है उसको फिर से रिवाइव कर रहे हैं। तीसरी वजह, साउथ कोरिया से अमेरिकी नजदीकी से किम जोंग भड़के हुए हैं। साउथ कोरिया जो कि एक ट्रेडिशनल दुश्मन है उत्तर कोरिया की नजर में। और चौथी वजह, कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका का बढ़ता दखल। यह बात किसी से छुपी नहीं है, ताइवान के विषय को लेकर अमेरिका कितना अपफ्रंट है। और पांचवी वजह, उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्टिंग पर अमेरिका का अड़ंगा। लगातार अमेरिका उत्तर कोरिया पर चेक एंड कंट्रोल की पॉलिसी के साथ चलता रहा है। छठी वजह, पुतिन की मदद में किम जोंग अपने 1 लाख सैनिक यूक्रेन भेजेंगे। और यह अपने आप में संकट है कि इस दोस्ती को कहां तक किम ले जाना चाहते हैं और रूस के लिए, पुतिन के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ बढ़े हैं। इस विषय पर हम बने रहेंगे। देखिए, रेवड़ी कल्चर पर सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अपडेट बढ़ा, सीजेआई ने क्या कहा है सभी पक्ष अपना सुझाव दें, सुझावों पर गौर करके सोमवार को आदेश जारी करेंगे। ये कहा गया है चीफ जस्टिस की तरफ से। सभी पक्ष अपनी राय दें, अपना सुझाव दें इस विषय पर। तो रेवड़ी कल्चर को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। अदालत के बाहर इस पर राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, लेकिन अदालत के अंदर भी इस पूरे मामले को सुना जा रहा है। और इस विषय पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सभी पक्ष इस पर अपना सुझाव दें, सुझावों पर गौर करके सोमवार को इस पर आदेश जारी किया जाएगा सर्वोच्च अदालत की तरफ से। बिल्कुल, और सोमवार को इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है, क्या फैसला आता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सीजीआई की तरफ से बड़ी अहम टिप्पणी की गई है। कहा यह गया है कि सुझावों में से एक राज्य के राजनीतिक दलों ने कहा कि मतदाताओं से वादे करने से हमें रोका नहीं जा सकता है। अब यानी ये परिभाषित करना होगा, ये डिफाइन करना पड़ेगा कि फ्रीबीज क्या है और क्या नहीं है। क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल, पीने के पानी तक पहुंच, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुंच को फ्रीबीज माना जा सकता है क्या? यह डिफाइन करना पड़ेगा। यह देश की सर्वोच्च अदालत का रुख है रेवड़ी कल्चर को लेकर। सभी पक्ष अपना सुझाव दें और सोमवार को इसे लेकर फैसला सुना दिया जाएगा। जनता के पैसे का सही खर्च हो भी रहा है या नहीं, इसे भी तय करना पड़ेगा। यानी सोमवार को यह बहुत दिलचस्प होगा देखना कि सुप्रीम कोर्ट रेवड़ी कल्चर को लेकर क्या फैसला सुनाता है। जी हां, तो इस रेवड़ी कल्चर को लेकर राजनीतिक महाभारत है, मुफ्त पर महाभारत। क्या है ये मामला, जरा इसको हम जल्दी से आपको बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। क्या है ये इशू, क्या है मामला? चुनावों के दौरान मुफ्त वाली घोषणाओं पर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। और पिछली सुनवाई में केंद्र ने अपनी दलील पेश की, केंद्र की तरफ से अपनी राय रखी गई, अपने तर्क रखे गए। केंद्र ने एक्सपर्ट कमेटी के पक्ष में अपनी राय दी है इस पूरे मामले में, केंद्र का स्टैंड। और सुनवाई सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। वकील अश्विनी उपाध्याय ने रोकने की याचिका भी दी है, यानी कि फ्रीबीज को रोकने की याचिका दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। पीयूष, सबसे पहले इस पूरे मामले पर अपडेट दे दीजिए, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? जी अंजलि, देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले में जो समिति गठित करने की बात चल रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना आदेश जारी कर दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों की ओर से आवेदन दाखिल किए गए हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से, डीएमके की ओर से और महिला कांग्रेस की ओर से। तो ऐसी स्थिति में उनका क्या पक्ष है, वो पक्ष भी अपना दाखिल कर दें और इसके बाद हम सोमवार को इस मामले पर पूरा आदेश जारी करेंगे कि समिति क्या बननी चाहिए और उसमें कौन कौन लोग होने चाहिए। इसके अलावा क्या
किन विषयों पर इस मामले में समिति को विचार करना है, ये सारे मुद्दे अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। पीयूष, मुझे ये बताइए कि देखिए इस पूरे केस को लेकर दो तरह की बातें हो रही हैं। फ्रीबीज क्या है क्या नहीं, ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल जो ऐसी घोषणाएं करते हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तो मूलभूत सुविधाएं, अगर इन्हें लेकर वादा किया जा रहा है तो कुछ गलत नहीं है। तो क्या सोमवार को अपने फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर सकता है कि फ्रीबीज क्या है और क्या नहीं है? है जैसे मनरेगा है, और इसके अलावा पानी लोगों तक पहुंचाया जाता है, इसके अलावा अन्य सुविधाएं जो पहुंचाई जाती हैं, क्या वो भी फ्रीज है? जबकि वो चुनाव के दौरान अगर वादे किए गए हैं ऐसे मिल रही है, तो क्या वो भी फ्रीबीज है या नहीं है, इस पर हमें पूरी परिभाषा तय करनी होगी। और इसके लिए हमें सभी पक्षों के सुझाव चाहिए, और उन्हीं सुझावों को लेकर के आज जो इस फ्रीबीज वाले मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ जो अगेंस्ट में यानी कि खिलाफ जो आवेदन दाखिल किए गए हैं डीएमके की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से और महिला कांग्रेस की एक सदस्य की ओर से जो यहाँ पर आवेदन दाखिल किए गए हैं, उस पर तो फ्रीबीज को लेकर एक तरफ सियासी घमासान मचा हुआ, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई चल रही है। और जैसा कि हम लगातार बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त कि इस पूरे मामले में सभी पक्षों के सुझाव मांगे गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि उन्हीं की पीठ में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। सभी पक्षों की राय सुनी जाएगी, अलग अलग तरीके से अलग अलग दल इस पर अपनी राय दे रहे हैं, और सोमवार को सभी पक्षों के सुझाव को सुनने के बाद इस पर कोई निर्णायक स्थिति बन पाएगी सुप्रीम कोर्ट में। जैसा कि सीजेआई की तरफ से यह कहा गया है, चुनाव में रेवड़ियों के मामले पर यह सारी कानूनी लड़ाई इस वक्त चल रही है। देखिए, हम लगातार आपको ग्राफिक के जरिए भी बता रहे हैं कि अलग अलग पार्टियों का इस पर क्या राय है, क्या मत है, किस तरह के घोषणाओं या वादों को फ्रीबीज में यानी मुफ्त की रेवड़ियों की कैटेगरी में रखा जा सकता है, किसको नहीं, इसी को लेकर यह बहस चल रही है। पूरा का पूरा मामला है और इस मामले में याचिकाएं भी लगाई गई हैं। यह विषय इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है और इसमें सुप्रीम कोर्ट को किसी निर्णय पर पहुंचना होगा। हालांकि समिति के पास इस पूरे मामले में सभी पक्ष अपने अपनी राय दे रहे हैं। तो दरअसल ये सारा विवाद तब है जब मामला सरकार के पैसे का चुनावी घोषणाओं में इस्तेमाल को लेकर विवाद उठा था। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि इसमें कितना पोर्शन, कितना हिस्सा है इस तरह की घोषणाओं या इस तरह के ऐलान का। सोर्सेज की बात करें तो HSIS और RBI के सोर्सेज से ये पूरा डेटा हम आपको बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, एक राज्य, और उसमें खर्च का प्रतिशत आप देखिए 4.01 4.01%। और दिल्ली की बात करते हैं जिसमें खर्च का प्रतिशत कितना है 5.86%। ये है खर्च। हम किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि फ्री की जो चीजें दी जा रही हैं उसका हिस्सा कितना है। तमिलनाडु 6.36 6.36% तमिलनाडु में, पंजाब में 7.37 7.37%। ये देखिए नंबर्स अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। पश्चिम बंगाल अभी तक के राज्यों में सबसे ज्यादा 8.44 8.44%। और तेलंगाना में देखिए सबसे ज्यादा प्रतिशत है इसका 25.63%, 25% के आसपास है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं और अलग अलग राज्यों में ये जो पोर्शन, ये जो हिस्सा है, ये अलग अलग है। इसी को लेकर ये सारा विवाद है, इसी को लेकर ये सारा सवाल है। पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। पीयूष, ये जो आंकड़े हम दिखा रहे थे इसमें साफ पता चलता है कि अलग अलग राज्यों में इसका हिस्सा अलग अलग है, कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत लिमिटेड है। क्या यह भी एक समस्या या ये भी विषय कोर्ट के सामने है कि अगर ऐसी योजनाएं आती भी हैं तो वो कितने प्रतिशत या कितनी सीमा तक हो सकती है? क्या इस दलील को भी रखा गया है? जी बिल्कुल, याचिकाकर्ता की ओर से ये साफ तौर पर कोर्ट को एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें सभी राज्यों की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक हालात हैं और उसमें कितना पोर्शन जो है वो योजनाओं को लेकर के है
चुनावी वादे जो किए गए थे उससे जो योजनाएं सामने आई उसको लेकर के है, और किस तरह से जो सार्वजनिक पैसा है वो खर्च किया जा रहा है उसको लेकर के एक रिपोर्ट याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं और फ्रीबीज क्या है, इसके बीच का अंतर हमें देखना होगा और ये परिभाषित करना होगा कि फ्रीबीज क्या है। और इसी स्थिति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज जो इस मामले में नहीं, लेकिन पीयूष अगर संवैधानिक पक्षकार अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखें इंडिया में गवर्नेंस का, तो भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में ही संविधान में बताया गया है। ऐसे में इसका दायरा तो पूरे गवर्नेंस पे आता है, तो ये अपने आप में परिभाषित करना कितना मुश्किल होगा कि किस तरह की चीजों को हम लोक कल्याणकारी फैसले के रूप में देखें, क्योंकि सरकार ही जब लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पे है तो उसका हर फैसला ही लोक कल्याण में माना जा सकता है। बिल्कुल, मैं इसका एक साफ उदाहरण दे देता हूं जो आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा। मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसमें निर्धारित घंटों के लिए काम करना होता है किसी व्यक्ति को और उसको निर्धारित जो है आय होती है, तो ऐसी योजना कल्याणकारी योजना है। और फ्रीबीज का सेंस सुप्रीम कोर्ट अभी तक जो जिस तरह की मंशा जताई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके तहत यह है कि चुनाव के दौरान कोई ऐसा वादा कर लिया गया जिसको पूरा करना सार्वजनिक जो खर्च या धन है या जो इनकम है सरकार की, जो राजस्व है, उस पर भारी पड़ रहा है, तो ये फ्रीबीज है। और एक कल्याणकारी योजना ये है कि कोई व्यक्ति उसको काम मिल रहा है और उसको निर्धारित आय हो रही है, तो ये डेफ्रिसिएशन जो है, ये अंतर जो है सुप्रीम कोर्ट खुद कर रहा है। और सोमवार को इस मामले पर जब सभी पक्षों के जो सुझाव हैं वो दाखिल हो जाएंगे, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो समिति बनाई यानी कि अब अगला दिन सोमवार का है, सोमवार को ये पता चल पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फ्रीबीज को लेकर के क्या रुख है। पीयूष, आप नजर बना रखिएगा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को लेकर के ये खबर है। ईडी सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ दायर होगी चार्जशीट। ईडी कोर्ट में दायर कर सकती है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में ईडी ने जैकलिन को आरोपी बनाया है। ईडी ने एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को भी आरोपी बनाया है और उनसे लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ हो रही है। नई डेवलपमेंट यह है कि जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ अब चार्जशीट भी दायर होगी। ईडी कोर्ट में दायर कर सकती है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। और लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि क्या चीन और ताइवान के बीच बढ़ता विवाद अब वॉर की तरफ जाएगा, अब युद्ध छेड़ेगा चीन ताइवान के खिलाफ। इसको लेकर के हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मुद्दे पर एनालिसिस करने के लिए। लगातार वर्ल्ड कवरेज से जुड़ी तमाम खबरें आपके सामने रखते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आजकल खांसी सुनते ही सब पीछे पड़ जाते हैं, पर ये खांसी के पीछे पड़ जाता है। झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप 10 में से 9 लोगों ने माना है कि ये तुरंत असर दिखाए। झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप पहले डोज से असर दिखाए। ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी 3 आसान स्टेप्स में। भुने